हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होमवर्क दिया गया था और उम्मीद है आप लोग सब क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो भी सिलेबस था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग या आपका न्यू मॉडिफाइड जो सिलेबस था वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जा चुका और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके। लेकिन उसी में एक एडिशनल टॉपिक है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों का कोई सर्किट हो बैटरी के साथ, जिसको हम लोग एलआर सर्किट भी बोलते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोगों को एडिशनली सीखना है जो सिलेबस के अलावे है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऐसा करते हैं कि उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। सपोज कीजिए एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस L है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है। इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी स्विच ओपन है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होगा। सोचो, पहले से करंट 0 था, अब कुछ भी करंट होगा तो करंट तो बढ़ गया ना। और करंट में जब चेंजिंग होता है तो जानते हो इंडक्टर कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है -LdI/dt। -LdI/dt अगर I वेरिएबल हो, ठीक ना, करंट अगर बदल रहा हो तो इसमें ईएमएफ डेवलप होता है। देखो, इंडक्टर कॉइल कहा जाए ना तो माइंड में समझ लो एक सोलेनॉइड अपने आप में एक इंडक्टर कॉइल है। अब ये R जो है ना, रेजिस्टेंस इस कॉइल का भी हो सकता है या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R है। मैंने सोलेनॉइड, मैंने इंडक्टर कॉइल और इसके अलावे जो वायर वगैरह है सबका कंबाइंड में रेजिस्टेंस R दे दिया, मतलब समझो सर्किट का ही रेजिस्टेंस R। ठीक, अभी जो है ना ये स्विच ओपन है एट t = 0, स्विच इज क्लोज्ड। मान लो जिस समय स्विच को क्लोज किए वहीं से टाइम का काउंटिंग स्टार्ट किया। सपोज आफ्टर टाइम t, current in the circuit is I। ठीक ना, t टाइम के बाद इसमें करंट I। तो इक्वेशन कैसे लिखें? आप याद कीजिए, आप पढ़ते थे कि करंट होता है EMF बाई रेजिस्टेंस, या ये कहो EMF = करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में EMF कितना है? एक तो बैटरी का EMF है और एक इंडक्टर में भी ना EMF डेवलप हो गया, यानी E - LdI/dt इक्वल हो गया I × R। ठीक ना, EMF होता है I × R के इक्वल। अगर यही करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा होता, फिक्स करंट रहेगा, तब dI/dt 0 होगा, तब जो है ना इस इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा, E = IR होगा। तो ध्यान से देखो,
जब हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट ग्रो करता है, इंक्रीज करता है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ना एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी कि डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर 1/L डी टी। देख लो यहां। अब देखो जी, अगर हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करें डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर 1/L डी टी का, डी टी को इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/L तो कांस्टेंट। सोचो स्टार्ट में करंट 0 था, बाद में मान लो बढ़ करके आई हो गया 0 से t। इसको अगर इंटीग्रेशन करें, देखो नीचे i पर पावर 1 है, ऊपर di, तो इंटीग्रेशन तो log में होगा, और i में मल्टीप्लाई है -r से, तो -r से पहले डिवाइड करें और log e माइनस आई आर 0 to I 1/L डी टी का t 0 से t। देख लें, एक बार i के जगह i लिखेंगे तो log e माइनस आई आर माइनस log, लोअर लिमिट रखो, i के जगह 0 log e, और r को इधर लेकर के चले जाओ, r/L t माइनस 0 करो, यही ना। देखो जी, log m माइनस log n log m/n होता, तो ये हो गया log e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e। देख लें L/R इंटू टी। देखो ये L/R है ना, इसका जो यूनिट निकालेंगे तो टाइम के यूनिट के इक्वल होता है। ऐसे भी सोचो, लॉग का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, ठीक ना, लॉग का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। तो ऊपर में t है, नीचे L/R है, तो जो t का यूनिट होगा वही ना L/R का होगा, तभी ना ये भी यूनिट लेस हो पाएगा। यानी ये जो L/R है इसको हम लोग टाउ सिंबल से डिनोट करेंगे और इसका नाम दे देते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक ना। टाइम कांस्टेंट नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका यूनिट भी जो है ना वो सेकेंड ही आता है। तो देखो जी, इसको इस तरह से लिखें, e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e माइनस टी बाई टाउ। देखो अगर लॉग को हटाना चाहते हो तो e माइनस आई आर बाई e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो e माइनस आई आर e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई आर क्या हो गया, e माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो देखे तो आई आर इजकल टू ई कॉमन 1 माइनस ई टू दी पावर टी बाई टाउ। आई कितना हो गया, तो ई बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर टी बाई टाउ। देखिए ई बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ई बाई आर हो गया मैक्सिमम करंट, आई नॉट इसको बोलते हैं। तो आई इजकल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो जी, अब ये इक्वेशन में टाइम के जगह 0 रख के देखें तो ई टू दी पावर 0 1 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी करंट 0 हो, यानी स्टार्ट में करंट 0 है। टाइम के जगह अगर इन्फिनिटी लिख दें यानी लॉन्ग टाइम लिख दें तो लॉन्ग टाइम के बाद होगा, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। मतलब कि स्टार्ट में करंट 0 है और वो करंट जो है एक्सपोनेंशियली जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना।
तो चलिए पहले तो आप इसको लिख लें। चलिए हम लोग करंट और टाइम का अगर ग्राफ देखें तो पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। देखो टाइम जब जीरो तो करंट भी जीरो, और जब टाइम इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी का मतलब हुआ ना कि टाइम जो है टाउ के कंपैरिजन में, टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तब करंट जो है बढ़ करके हो जाएगा आई नॉट, यानी कि ई बाई आर, यही मैक्सिमम करंट। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो टाइम जीरो तो करंट जीरो, ठीक ना। देखो इसका ग्राफ इस टाइप का आता है, टाइम जीरो, इधर टाइम को दिखा रहे हैं, इधर करंट को। तो और अगर आप एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ये तो लॉन्ग टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो गया, ये हो गया कि लॉन्ग टाइम के बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट क्या होगा, टी जब टाउ के इक्वल हो तब करंट क्या होगा, तो टी के जगह जब टाउ रखेंगे ना, मतलब एक टाइम कांस्टेंट, तो ये तो पावर -1 हो गया, यानी 1/e हो गया। तो आई नॉट 1 - 1/e, और e का वैल्यू 2.7 रखते हैं हम लोग, तो ये आ जाता है 0.63 आई नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है, मतलब कि करंट को पहुंचना है अपने मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट तक, ठीक ना। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर करंट पहुंच जाएगा ना तो करंट फिक्स हो जाएगा। आप चाहे कितना भी देर तक कनेक्ट रखो, करंट बढ़ने घटने वाला नहीं है, करंट फिक्स हो गया। और करंट जैसे ही फिक्स हो जाता है, ये इंडक्टर अपना रोल प्ले करना बंद कर देता है, क्योंकि di/dt जैसे ही जीरो होगा तो इसका रोल होगा कहाँ से, तो ख़त्म हो जाएगा। तब उस आई नॉट करंट हो गया और आई नॉट का वैल्यू सीधे क्या हो गया, E/R, मतलब समझो ये है ही नहीं, सीधे E/R लिखो, ठीक ना। ये याद रखना है, जब भी एलआर सर्किट हो, इंडक्टर और रेजिस्टर का सर्किट हो और बैटरी से कनेक्ट किए हैं, तो लॉन्ग टाइम के बाद वो जो इंडक्टर कॉइल है वो यूजलेस हो जाता है, वो अपना कोई काम नहीं करता, समझ लो वो है ही नहीं, ठीक है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर आप करंट देखेंगे तो वो जहां तक इसको मैक्सिमम पहुंचना था उसका 63% है ना, पहुंचना था आई नॉट तक मैक्सिमम वही ना है, उसका हाफ से ज़्यादा 0.63 आई नॉट तक वो केवल एक टाइम कांस्टेंट में पहुंच जाता। और ये काम हम लोग कभी कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो सर्किट था, आरसी सर्किट, उसमें भी किए थे, ठीक ना। तो ये तो हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए। याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को, करंट का जो इक्वेशन डेराइव किए, और आपको जो है जो एनालिटिकल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड होता है, तो उसके लिए इस ग्राफ को भी याद रखेंगे, इसको नोट कर लें। चलिए अब जो है हम लोग डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट देखते हैं, मतलब करंट डिक्रीज कैसे करता है। देखिए इंडक्टर का रोल क्या है, करंट बढ़ रहा हो तो बढ़ने से विरोध करता है, और घट रहा हो तो घटने से भी विरोध करता है। मतलब कि जब करंट घटता है तो ऐसा ईएमएफ डेवलप होता है जो करंट को सपोर्ट करने लगता है, मतलब घटने नहीं देना चाहता। अब बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देना चाहता। तो देखो जैसे एक इंडक्टर कॉइल, एक रेजिस्टर, हम लोग क्या किए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये स्विच जो है वो क्लोज कर दिया, ठीक, स्विच क्लोज कर दिया। मान लो यहाँ भी जो है एक स्विच लगा हुआ है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस स्विच को S1 बोल दिए, इसको S2 बोल दिए, ठीक ना। स्विच S1 क्लोज्ड है, जाहिर है ये तो वायर कोई काम का है नहीं है, स्विच S2 ओपन।
और ये लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहा तो इसमें करंट फिक्स हो गया, आई नॉट करंट का फ्लो हो रहा। इनिशियली switch S1 is closed and current through the inductor इज आई नॉट। मान लो करंट इसमें आई नॉट। आप इसी समय क्या किए, ध्यान से देखें, इसी मोमेंट पर आप क्या किए कि स्विच S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन कर दिए। तब क्या होगा, देखो S1 को ओपन करते ही ये तार तो टूट गया, तो इधर तो करंट होगा नहीं, और स्विच S2 को क्लोज कर दिए, ठीक ना। नाउ स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड स्विच S1 इज ओपेंड। S1 को ओपन कर दिए और S2, पहले S2 को क्लोज किए कि जिससे क्लोज लूप बन जाए, अब इसको ओपन कर दिए। देखो अब क्या होता है, जैसे ही इसको ओपन कर दोगे तब बैटरी का सपोर्ट तो गायब हो गया, बैटरी इसको कोई हेल्प करने वाला नहीं। जैसे ही बैटरी का हेल्प समाप्त होगा तो इसमें जो करंट है वो करंट घटने लगता है, और करंट जब घटेगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और देख लो ये स्विच जब S2 क्लोज कर देंगे तो ये करंट इधर से ना फ्लो होने लगेगा, इधर से तो रास्ता ब्रेक कर गया। तो बोलेंगे अब जो नया फिगर बना, इंडक्टर कॉइल है, रेजिस्टर है, और यहाँ स्विच S2 है जो क्लोज्ड हो गया, और यहाँ ये जो है ये तो ओपन हो गया S1। इसमें I करंट का फ्लो हो रहा है -LdI/dt, है ना, -LdI/dt। देखो जी, मान लो जब हम लोग स्विच S1 को ओपन किए, S2 को क्लोज किए, टाइम का काउंटिंग वहीं से शुरू किए, ठीक ना। नाउ स्विच S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन। समझो ये t=0 पे इंसिडेंट हुआ, ऐसा काम किया गया, ठीक ना। अब ये बैटरी का कोई रोल नहीं, तो इस इंडक्टर में ईएमएफ डेवलप हो गया। तो सोचो ये तो लूप अपने आप में कंप्लीट है ना। मान लो t टाइम के बाद करंट I0 से घट करके I हो गया, तो इस लूप के लिए इक्वेशन लिखें तो -LdI/dt इज इक्वल टू I इंटू R। तो देखो DI/I R/L dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, DI/I, देखो जी L/R dt। I कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा, स्टार्ट में करंट जो है वो I0 और t टाइम के बाद I, तो I0 से I, और टाइम हो गया 0 से t। देखो तो DI/I का इंटीग्रेशन log I, I0 से I।
-1 बाई, जान ही रहे हो L/R को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ से डिनोट करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, क्या आ गया log I माइनस log I0। ये t-0 समझ रहे हो, t बचेगा t/2, तो log I/I0, तो I डिवाइडेड बाई I0 e टू दी पावर -t/2। ठीक है ना। तो करंट और टाइम का यही इक्वेशन आया। चलिए इसको नोट करें। हाँ जी, अब हम लोग करंट और टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, देखो जी, I = I0 e टू दी पावर -t/2। देख लो, टाइम के जगह 0 रखोगे तो करंट तो I0 आएगा, क्योंकि e टू दी पावर 0 1 होता है, तो जाहिर है करंट जो है I0 हो जाएगा। और लॉन्ग टाइम के बाद, यानी टाइम के जगह अगर इन्फिनिटी रख दो तो e टू दी पावर -इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। यानी कि अगर लॉन्ग टाइम का बात होगा तो करंट हो गया 0, यानी स्टार्ट में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, अब फिर घटते जा रहा है, ऐसे भी डिके ऑफ करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट देखें, t के जगह टॉ रख के करंट देखें, तो e टू दी पावर -t/2 होती -1 आएगा, यानी कि I0 1/e, और 1/e, e का वैल्यू 2.7 होता, 1/e करेंगे 0.37 I0, यही आएगा। देखिए, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो इधर हम लोग टाइम को दिखाए, इधर करंट को दिखाए। टाइम जब 0 है तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है करंट घटते जा रहा है, और लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना, इसके पैरेलल दिखा देते हैं, ये टेंड्स टू 0 हो गया है ना। इसी में एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर आप देखेंगे तो जो करंट है वो 0.37 I0 हो जाता है, यानी 63% से घट जाता है। जब ग्रो कर रहा था तो एक टाइम कांस्टेंट में अपने मैक्सिमम वैल्यू के 63% पे पहुंच गया था, और जब घटता है तो 63% से घट गया, यानी 37% पे पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू से। तो ठीक है, हम लोग जो हैं ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट दोनों के लिए इक्वेशन डेराइव कर लिए। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछा जाता है इसको भी बतलाते हैं। पहले देखिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए कौन कौन से बात को याद रखना है। ग्रोथ ऑफ करंट में हम लोग क्या इक्वेशन पढ़े, I = I0 1 - e टू दी पावर t/τ, टॉ का मतलब L/R होता है, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। I0 जो है वो मैक्सिमम करंट है, E/R, ये ठीक ना। जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं इंडक्टर और रेजिस्टर को, तो जब मैक्सिमम करंट पर पहुंच जाता है तो वहां इंडक्टर का रोल समाप्त हो जाता है। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट में हम लोग पढ़े। अब अगर ग्रोथ ऑफ करंट में ही आपसे कोई ये पूछ दे di/dt क्या होगा, क्योंकि अक्सर हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं -LdI/dt, तो di/dt का ज़रूरत पड़ता है। तो देखो I0 1 तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0, e टू दी पावर -t/τ है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/τ को आगे लाना पड़ेगा, और e टू दी पावर -t/τ। देख लो तो di/dt क्या हो गया जी, तो I0 डिवाइडेड बाई τ माइनस प्लस e टू दी पावर -t/τ। हाँ, I0 का वैल्यू जब सर्किट में बैटरी, रजिस्टर, इंडक्टर हो तो I0 का वैल्यू E/R होता है।
और टॉ का वैल्यू L/R होता, तो उस केस में di/dt का वैल्यू अगर निकालेंगे तो E/L हो जाता, e⁻⁻t/2। तो आप इस फार्मूला को भी याद रख सकते हैं कि di/dt के लिए स्पेशली फार्मूला हो गया E/L e⁻⁻t/2। ये सब तो करंट के लिए हुआ, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अब देखें, अगर हम लोग डिके ऑफ करंट का बात करें तो उसमें हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, तो पढ़े I = I0 e⁻⁻t/2 di/dt I0 e⁻⁻t/2 -1/τ को आगे ला देंगे तो di/dt I0 को क्या लिखें तो E/R, टॉ क्या लिखें L/R e⁻⁻t/2 R कैंसिल, di/dt क्या हो गया -E/L e⁻⁻t/2, है ना। अगर केवल मैग्नीट्यूड देखना हो di/dt के तो देख लो वही वैल्यू आया जो वैल्यू जो है ग्रोथ ऑफ करंट में आया था, यही ना, फर्क प्लस माइनस साइन का है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझे कि इसके प्रॉब्लम बनाने में क्या क्या ज़रूरत आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि LR सर्किट है, इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टेंस इसका 2 हेनरी है, रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका EMF 4 वोल्ट। ठीक, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 0.2 सेकेंड के बाद इसमें करंट क्या हो। जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, फाइंड करंट आफ्टर 0.20 सेकेंड। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे बना, देखें ध्यान से। ये कौन इसको ग्रोथ ऑफ करंट बोलें कि डीके ऑफ करंट, तो जाहिर है बैटरी है तो ये ग्रोथ ऑफ करंट ना हो गया। तो ग्रोथ ऑफ करंट में इक्वेशन क्या होता है, तो I0 e⁻t/2। I0 का मतलब हो गया E/R 1 - e⁻t/2। EMF कितना है जी 4, रेजिस्टेंस कितना है 20, 1 - e⁻t/2। टाउ का भी वैल्यू निकाल लिया जाए, बोलो तो टाउ का वैल्यू क्या होगा L/R। L कितना है जी, तो L दिए हुए है 2 और R दिया हुआ है 20, तो टाउ कितना आ गया 0.1 नहीं 0.1 सेकेंड आ गया। तो चलो टाइम कितना पुट करना है, तो 0.20 और टाउ कितना है 0.10, यही ना, 0.1 है 0.10 एक ही बात। देखो तो ये कितना आ गया 1/5, 1 माइनस, याद रखो ऊपर माइनस भी है, तो ये तो 2 ना हो गया जी, e⁻⁻2 हो गया और क्या है ना। तो 1/5 1 - 1/e²। चलो जी, E का वैल्यू पुट कर दो, प्रॉब्लम बन गया क्या। E का वैल्यू जानते हो 2.7 होता है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पुट E = 2.7, इतना एम्पियर, यही आंसर हो गया, या E के टर्म में लिखते हैं तो यही हो।
है ना। तो ये तो हम लोग एक फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन को लिए, वैसे इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना फार्मूला पुटिंग मिलेगा। एक बात और जान, आई निकाल लिए, इसी में कहेगा बतलाओ इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी का क्या फार्मूला पढ़ा था, हाफ LI स्क्वायर। तो बस एनर्जी हो गया, एल मालूम है ही, आई मालूम है, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर कॉइल, एक रेजिस्टर है, एक बैटरी। कह रहा di/dt बतलाओ 10 मिली सेकेंड के बाद। जैसे यहाँ स्विच है, स्विच को क्लोज किए, 10 मिली सेकेंड के बाद di/dt क्या हो। ठीक है, देखो जानते ही हो di/dt जो है E/L, e⁻⁻t/τ होता है, चाहे ग्रोथ ऑफ करंट हो या डीके ऑफ करंट। तो क्वेश्चन में ईएमएफ दे दिया है 2 वोल्ट, इंडक्टेंस दे दिया है 1 हेनरी, e⁻t। तो टाइम कितना, तो 10 मिली सेकेंड। और टाइम कांस्टेंट कितना, तो टाइम कांस्टेंट तो निकालना होगा L/R। L जो है वो 1 हेनरी और R 20, 1/20 सेकेंड हो गया। तो 1/20 हो गया, तो 2, देखो तो ये ऊपर जाएगा, e⁻⁻, ये 20 ऊपर ले जाओ, 200 × 10⁻³ यानी 0.2, यानी 2 × 1/e⁻0.2। अब देखो e⁻0.2 हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो लॉग टेबल देखना होता है ना। e पे पावर 0.2 है तो डायरेक्ट तो ये बनेगा नहीं, लॉग टेबल देखना होता है। और नहीं तो एग्जाम में बहुत बार क्या करता है कि वो e⁻0.2 का वैल्यू साइड में लिख देता है, जिससे कि अब स्टूडेंट जो है लॉग टेबल ये सब देखे नहीं, डायरेक्ट बने। या ऐसा टाइम दिया जाता है कि लॉग टेबल का ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर मान लो यहीं पे रेजिस्टेंस 200 हो जाता तो ये ऊपर जाता, तब जो है ये 2 के बराबर हो जाता, और ये 2 अगर रह जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, 1/e² ना आ जाता। जो 0.2 ना आके अगर केवल 2 रहता, -2 रहता तो 1/e² रहता, तो सॉल्व करना आसान हो जाता। तो खैर अब जो है ना लॉग टेबल से हम लोग इसके वैल्यू को देख लेते हैं कि e⁻0.2 होगा क्या, नहीं तो आंसर दिया रहेगा, या आंसर ही इसी फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन ही इसी फॉर्म में दे देगा। ठीक है, अब जो है इसी में पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इंडक्टर। तो देखो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -LdI/dt। हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, LdI/dt। L जो है 1 हेनरी दिया हुआ है, तो जो di/dt आया 2 × 1/e⁻0.2, यही हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना वोल्ट जो है ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 हेनरी। कह रहा कि टाइम 0 पे स्विच को क्लोज किया। ठीक, फाइंड करंट थ्रू द इंडक्टर 1 ओम एट t = 0। कह रहा है क्या, एक मिनट, करंट थ्रू द इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी, ठीक है ना, 2 हेनरी इंडक्टर का इंडक्टेंस है, एट t = 0। ठीक ना, स्टार्ट में इससे कितना करंट पास कर रहा। फिर कह रहा टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अगला क्वेश्चन है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो देखो 1 ओम के थ्रू करंट पूछे, चाहे इंडक्टर के थ्रू करंट पूछे,
दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछ रहा है लॉन्ग टाइम के बाद। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टी टाइम के बाद इंडक्टर के थ्रू करंट क्या होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि करंट वेरिएबल है, बदलने वाला है, तो टाइम के फंक्शन में करंट बदलाव। चलो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन एक ही बार में हर पार्ट नहीं आ जाता है, लेकिन हम लोगों को जो सीखना है वो तो एक बार में ही सीखना है सब कुछ को। आइए, कह रहा है क्या, टाइम 0 पे स्विच को क्लोज किया। तो देखो ये स्टार्ट में याद रखना, इंडक्टर के थ्रू करंट तो 0 है और लॉन्ग टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो उस समय याद रखना कि ये जो इंडक्टर है एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करता है। यानी बोलेंगे क्या, एट t इक्वल टू 0 करंट थ्रू द इंडक्टर इज 0, यानी कि इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, इसमें करंट होगा स्टार्ट में, है ना, इसमें करंट हो, लेकिन इसमें करंट नहीं होगा। अब चलो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट बतलाओ। देखो टाइम कांस्टेंट जब भी निकालना हो तो आप तो जानते हैं L/R होता है, तो L तो मालूम है, लेकिन R जो है 3 ठो रेजिस्टेंस ने दिया है। तो पहले भी ये बात सिखाए थे कैपेसिटर वाला सर्किट में, उसमें भी टाइम कांस्टेंट जब पूछा जाए तो बैटरी को जो है ना खत्म कर दो, समझो बैटरी है ही नहीं, उसको रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर दो। ये 2 ओम, ये 1 ओम, यहां तो एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब क्या करो, मान लो इस पॉइंट को हम P बोल दे रहे हैं, इसको Q बोल दे रहे हैं। P और Q के बीच इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो अगर ये पॉइंट Q है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मेथड याद करो, ये Q है तो ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, वैसे ही ये भी हो गया Q, ये तो P है ही। अब इसको पार करेंगे, मान लो इस पॉइंट का नाम M रख दिए तो M, ये भी हो गया M। तो देखो तो P और Q के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, एक पॉइंट और आ गया है M। P और M के बीच एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो चलो 1 ओम। M और Q के बीच 2 ठो रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो सोचो तो 2 ओम और 2 ओम मिल के 1 ओम हो गया, पैरेलल में है ना, तो 2 ओम 2 ओम 1 ओम, 1 + 1 2, यानी कि वैलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम हो गया ना। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो L/R, L 2 हेनरी और R 2 ओम, यानी 1 सेकेंड हो गया टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब चलो थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि करंट थ्रू 1 ओम आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद करंट क्या होगा, 1 ओम के थ्रू करंट क्या होगा लॉन्ग टाइम के बाद। ठीक, देखो लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि करंट फिक्स हो जाता है। यानी याद रखना, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस लेस वायर। ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना आप इंडक्टर को समझ लो है ही नहीं, ख़त्म हो गया, क्योंकि करंट जब कांस्टेंट हो जाता है ना तब इंडक्टर कोई रोल नहीं करता। तो ठीक, अब इसी को हम लोग समझ लें, ये 2 ओम,
ये है 1 ओम, ये 2 ओम, यहाँ से मान लो I चला, लॉन्ग टाइम के बाद बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम के बाद जो है करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, तो इसमें जो करंट है उसको हम I नॉट बोल दे रहे हैं, यही मैक्सिमम करंट है। तो इधर हो गया I माइनस I नॉट और ये 2 ओम है। तो देखो जी, अब मुझे देखो ये I माइनस I नॉट यहाँ आया, I नॉट मिल के इधर I हो गया। एक बार इस लूप में चलेंगे, एक बार इस लूप में चलेंगे, I और I नॉट निकल जाएगा, है ना। मेरे पास तो स्पेस है नहीं, तो पहले आप लोग इतना लिख लें तो आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोगों को I नॉट का वैल्यू निकालना है, तो एक बार इस लूप में चलिए, तो इधर से चलेंगे 2I माइनस I नॉट, 2 इंटू I माइनस I नॉट, और एक करंट के अपोजिट में, तो देख लो, तो 2 इंटू I माइनस I नॉट माइनस 1 इंटू I नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखो, तो 2I इज इक्वल टू 3I नॉट, I हो गया 3/2I नॉट। तो चलो I और I नॉट का एक रिलेशन तो आया। अब हम लोग इस लूप में चलते, इस लूप में चलेंगे तो 2 इंटू I, फिर हो गया 1 इंटू I नॉट, और बैटरी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ इसका EMF है 10 वोल्ट, तो इधर से चल रहे हैं, तो -10 इज इक्वल टू 0। अब आपको I का जो वैल्यू है ना रख देना है, तो 2 इंटू 3/2I नॉट प्लस I नॉट इज इक्वल टू 10। देखो तो कितना हो गया, 2 कैंसिल, 4I नॉट इज इक्वल टू 10, यानी I नॉट हो गया 2.5 एम्पियर, यही ना आ गया। यानी कि स्विच क्लोज करके छोड़ दोगे तो लॉन्ग टाइम के बाद, देखो यहाँ लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि 1 दिन 2 दिन 1 बरस 2 बरस, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड, ये सब भी लॉन्ग टाइम हो सकता है, बशर्ते कि वो टाइम इसके टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो। तो हालांकि इसमें टाइम कांस्टेंट तो 1 सेकेंड आया है, तो 1 सेकेंड के कंपैरिजन में 1 सेकेंड तो बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुमसे कोई कह दे कि 600 सेकेंड 500 सेकेंड है ना, मतलब कि कुछ इसके कंपैरिजन में बड़ा टाइम बोल दे, तो उसको लॉन्ग टाइम हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है ना, वो लगभग मिली सेकेंड में होता है, बहुत कम रहता है। वो तो कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम 2 हेनरी ले लिए हैं, इसलिए वो 1 सेकेंड आ गया। अब चलो इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि T टाइम के बाद इस इंडक्टर में करंट क्या होगा। तो ये बतलाओ, करंट इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो स्टार्ट में तो करंट था ही नहीं, तो T टाइम के बाद करंट क्या होगा, तो करंट इसका मतलब बढ़ रहा है। स्टार्ट में 0 था और बाद में करंट हो गया 2.5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू। तो याद करो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ। बस I नॉट के जगह लिखो 2.5, 1 माइनस e टू दी पावर टी बाई टॉ, टॉ जो है वो 1 है, 1, यानी कि आंसर हो गया 2.5, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। बस अब क्वेश्चन में टाइम के फंक्शन में पूछा है, टाइम का जो वैल्यू दिया रहेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी अपना देते रहे, करंट निकलते जाएगा क्या। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, इतना एम्पियर करंट आ गया। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, ये दोनों का कंसेप्ट समझा दिए। और इस टॉपिक में यही एक बचा हुआ पोर्शन था। और जैसा कि बतलाया, एनसीईआरटी बुक में एसी जनरेटर जरूर पढ़ाया हुआ है इसी चैप्टर में, लेकिन हम लोग जो है
पढ़ेंगे एसी जनरेटर को अल्टरनेटिंग करंट में। तो यानी कि आगे का जो क्लास हम लेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्लास लेंगे। अब आप इससे भी रिलेटेड एलआर सर्किट का भी कोई क्वेश्चन हो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।